ये कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो अमर होने की चाहत में अंधा हो जाता है और अमर हो जाता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा वॉरियर आएगा जो उसे अमरता के श्राप से आज़ाद करवाएगा। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत उसी फॉरबिडन फॉरेस्ट को दिखाते हुए की जाती है जहाँ पर कुछ वॉरियर कुछ तलाश रहे होते हैं। साथ ही हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर इवान को देखते हैं जो उन सबसे अलग नजर आ रहा था, यानी कि वो इस दुनिया का नहीं है। वो इस दुनिया के राजा एलिया का बेटा है जिसे बचपन में बहुत सारी पावर से बचाने के लिए राजा ने अपनी तलवार से दूसरी दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड में भेज दिया था। जब से इवान बचपन से जवानी तक यहीं पर पला बड़ा और अब वो अपने फादर के कहने पर अपनी पुरानी वाली दुनिया में रहने के लिए आ गया है। अब ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बताता है कि कोई बहुत अजीब सा क्रीचर है जो गांव के जानवरों को खा रहा है, यानी कि हम सबकी जान भी खतरे में है। वो उन्हें बताता है कि वो क्रीचर मुझे वहीं पर नजर आया था। सब अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पर एक चीज हमला करती है। हमला करने वाली चीज एक फुटबॉल की तरह होती है। असल में वो वही क्रीचर है जिसका अभी ये लोग जिक्र कर रहे थे, जिसका ओनली सर है, धड़ नहीं है, लेकिन उसके बिना भी वो सब पर भारी पड़ रहा था। और हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर सभी पर हमला करने लगता है। आगे हम सभी सोल्जर को देखते हैं जो ये फाइट फिनिश करते हैं और उस क्रीचर को एक थैले में कैद कर लेते हैं और उस क्रीचर को लेकर वापस अपनी व्हाइट सिटी में आ जाते हैं। यही से सीन कट होता है, हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बाजार में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक औरत की टोकरी से एक सेब चुरा कर भाग जाती है। वो औरत उसे देख लेती है और उस बच्ची का पीछा करती है। इधर हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक जगह में छिपकर उस सेब को खा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक रोशनी नजर आती है और वो बच्ची उस रोशनी की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक चमकता हुआ फूल है। वो उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है जिसकी वजह से उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसकी टोकरी से उस बच्ची ने सेब चुराया था और वो औरत उस बच्ची को गले से लगा लेती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तभी उसकी नज़र उसी चमकते हुए फूल पर पड़ती है। हम देखते हैं कि वो भी उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है पर उसे भी कांटा चुभ जाता है और उसकी उंगली से भी खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो फूल जमीन के अंदर चले जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई फूल नहीं था बल्कि कोई मैजिकल पावर थी। अगले सीन में हमें इवान को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस जाता है जहां उसने अपने इस्तेमाल की सारी चीजें रखी होती है जो कभी वो लंदन में यूज किया करता था, यानी कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह वगैरह। और इन्हें चलाने के लिए उसने घर के बाहर एक जनरेटर भी रखा होता है। तभी वहां पर बेलेसा आ जाती है जो इस कहानी की लीड कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इन्होंने शादी करने के लिए भी सोचा होता है। तभी अचानक वो सारी चीजें चलना बंद हो जाती है तो हम इवान को देखते हैं जो भागकर घर के बाहर आ जाता है जहाँ एक सोल्जर उसके घर के बाहर चल रहे जनरेटर को एक क्रिएचर समझ लेता है और उसे भाला मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर इवान उस सोल्जर को डांट लगाता है जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने इस वीक में दूसरे जनरेटर को डिस्ट्रॉय किया है। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो उस बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ वो बच्ची अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। वो औरत उसकी कंडीशन देखकर डर जाती है। वो देखती है कि उस बच्ची के जिस्म में एक अजीब सा निशान बन रहे हैं और फिर देखती है कि वैसा ही निशान उसकी बॉडी में भी बन रहा है। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपने फादर राजा एलिया के महल में पहुंच जाता है जहां पर वो जादुई तलवार रखी होती है जिससे उसके फादर ने उसे बचपन में हमारी वाली दुनिया में भेजा था। अब वो जादुई तलवार उठाता है और उसे घुमाकर एक पोर्टल बनाता है जिस पोर्टल में वो जंप कर वापस से लंदन में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि इवान वहां से बहुत सारी खाने पीने वाली चीजें खरीदता है। असल में वो ये सब चीजें अपनी जादुई दुनिया में ले जाने के लिए खरीद रहा होता है क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो उस बच्ची को लेकर एक बूढ़ी जादूगरनी के पास आती है। वो जादूगरनी जड़ी बूटियों की हेल्प से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती थी। जब वो बूढ़ी औरत उस बच्ची को देखती है तो वो डर जाती है और उससे कहती है कि इस
इस बच्ची पर शैतान का साया है और तुम इस बच्ची को मार दो। वहीं पर हम उस औरत को देखते हैं जो उस जादूगरनी की बात पर गुस्सा करती है। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपनी जादुई दुनिया में वापस जाता है, जहाँ उसके फादर राजा एलिया उसे इस देश के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। असल में इस टूर्नामेंट में देश के सभी बहादुर और पावरफुल योद्धा हिस्सा लेते हैं जो अपनी पावर को लोगों को दिखाते हैं, लेकिन इवान अपने फादर को मना कर देता है और कहता है कि मैं आप जैसा पावरफुल और बहादुर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि राजा का सेना का एक योद्धा किसी जाइन को पकड़कर ला रहा होता है, जिसे पकड़ने के लिए वो काफ़ी दिन से निकला होता है। जब वो वापस आता है तो शहर के लोग उसका वेलकम करते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफें करते हैं। वहीं पर इवान को ये सब कुछ दिखावा लग रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि वो वॉरियर बेलिसा को पसंद करता है और अक्सर उसके सामने अपनी बहादुरी का दिखावा करता है। अगेन सीन शिफ्ट होता है और टूर्नामेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वॉरियर्स अपनी अपनी पावर दिखा रहे होते हैं और लोगों को खुश कर रहे होते हैं। वहीं पर राजा अपने बेटे इवान को नीचे आकर हिस्सा लेने के लिए कहता है, लेकिन इवान साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो ये सब नहीं कर सकता। असल में यहाँ के सभी लोगों को पता था कि इवान में वो सारी खूबियाँ नहीं है जो राजा के बेटे में होनी चाहिए। ना तो वो अपने फादर की तरह बहादुर था और ना ही अक्लमंद। सब लोग उसकी इज्जत इसलिए करते थे क्योंकि वो राजा एलिया का बेटा है। तभी हवा में उड़ती हुई दो जादूगरनियां वहां पर आती हैं और यहीं से सीन कट होता है और एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां वो औरत और वो बच्ची उस चमकने वाले फूल के पास जाते हैं। तभी वहां से कुछ जड़ें निकलकर दोनों को जकड़कर हवा में उठा देती हैं और उन्हें पूरी तरह से शैतान के वश में कर देती हैं। वहीं पर शैतान उन्हें नया रूप देता है और उनसे कहता है कि उन दोनों को राजा के पास पड़ी वो जादुई तलवार लाना होगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों अपने नए रूप में आ जाती हैं, जिसमें एक का नाम गलीना होता है, दूसरी का नाम बरबरा। अब गलीना राजा के सिपाहियों में जादू करती है, इसकी वजह से उनके चेहरे अजीब से हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि वो सिपाही राजा के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पर गलीना बरबरा से कहती है कि वो तलवार महल की मीनार में है। वहीं पर हम बरबरा को देखते हैं जो अपना रूप बदलकर उड़ती हुई महल के अंदर जाती है ताकि वो महल के अंदर से वो तलवार ला ले। इधर हम गलीना के जादुई सिपाहियों को देखते हैं जो सभी पर हमला कर रहे होते हैं। वहीं पर इवान और बेलिसा भी सबका मुकाबला करते हैं। तभी वहाँ पर जंगल की वो बूढ़ी औरत आ जाती है जो उन सिपाहियों से लड़ने लगती है। वहीं पर वो जादूगर भी होता है जो इवान को इस दुनिया में लाया था। वो भी अपने जादू से सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसी समय का फायदा उठाकर वो जाइंट इंसान वहां से भाग जाता है। इधर हम बरबरा को देखते हैं जो महल से तलवार लेकर निकल जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी इवान अपना मोबाइल हवा में मारने के लिए फेंकता है जो सीधे बरबरा को जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। इधर हम जादूगरनी बरबरा को देखते हैं, जैसे उससे वो तलवार छूटती है वो भी वहां से नीचे गिर जाती है। इधर हम राजा एलिया को देखते हैं जो तलवार गिरते देख लेते हैं और तलवार उठाकर फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तलवार काम नहीं कर रही थी। असल में इवान ने उस तलवार का बार बार इस्तेमाल किया था दूसरी दुनिया में आने जाने के लिए, इसी वजह से उस तलवार की पावर कम हो गई थी। अब हम राजा को देखते हैं जो तलवार इवान को देता है और वहां से भागने के लिए कहता है। अब ये सभी वहां से भाग जाते हैं। जाने से पहले इवान उस फुटबॉल लाइक क्रीचर को भी अपने साथ ले लेता है। इधर हम जादूगरनी गलीना को देखते हैं जो कुछ सिपाहियों और बरबरा को उनके पीछे भेजती है। आगे हम बरबरा और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। इधर हम उस बूढ़ी जादूगरनी को देखते हैं जिसके पास चलने वाली झोपड़ियाँ होती है, जिसमें से एक झोपड़ी वहां पर आ जाती है और हम देखते हैं कि वो झोपड़ी पानी में से होकर रिवर को पार कर रही होती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो सभी उस झोपड़ी में बैठकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन असल में बूढ़ी जादूगरनी ने उन्हें चकमा देने के लिए ऐसा किया होता है, जबकि वो सभी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के खोखले तने में छिपे होते हैं। वहीं पर इवान उस बूढ़ी जादूगरनी से पूछता है कि ये सब कौन है और तलवार के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर वो बताती है कि शैतान वापस आ गया है और अब वो इस तलवार को हासिल करना चाहता है।
और ये सब उसी शैतान के जादू के रूप हैं जो हमेशा उसका साथ देते हैं। आगे वो बताती है कि हजारों साल पहले एक देश में एक जादूगर रहा करता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था जो किसी भी चीज को छूता था तो उसमें जान डाल देता था। एक दिन उसे लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है, जिसके बाद वो मर जाएगा, इसलिए उसने अमर होने का डिसीजन लिया। जिसके बाद उसने अपना एक शिष्य बनाया जिसका नाम कोटसे होता है, जो हमेशा उसके साथ रहा करता था। अब वो जादूगर अमर होने के लिए तलवार बनाता है जिसमें वो सूर्य ग्रहण के दौरान एक जादुई हीरा लगाने से वो अमर हो जाएगा। लेकिन कोटसे के दिल में अमर होने का लालच जाता है और हम देखते हैं कि कोटसे उस जादूगर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है और उसे वहीं पर मार देता है, जिसके बाद वो खुद अमर हो जाता है। और अब वो जादूगर हजारों सालों से उसी जमीन की गहराइयों में दफन है और बदले की आग में जल रहा है। इसी वजह से वो तलवार वापस लेना चाहता है जो कि अभी तुम्हारे पास है। तभी वहाँ पर मरमेड का राजा आता है जो इन्हें बताता है कि हमें डेडलाइन में जाना होगा, जहाँ हमें उस जादूगर को कब और कैसे खत्म करना है वहीं जाकर पता चलेगा। लेकिन डेडलाइन तक जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जिसके बाद सभी डेडलाइन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम दोनों जादूगरनियों को देखते हैं जो उस चलने वाली झोपड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिससे जादूगरनी गलीना समझ जाती है कि उन्होंने हमें चकमा दिया है। जिसके बाद वो झोपड़ी को जलाने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी झोपड़ी आ जाती है और पहली वाली झोपड़ी को बचाकर वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। इधर हम इवान के साथियों को देखते हैं जो एक बड़ी चट्टान पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें दो लोहे के रिंग दिखाई देते हैं जो किसी से भी उठाए नहीं जा रहे थे। तभी हम बूढ़ी जादूगरनी को देखते हैं जो थैली से कुछ मैजिकल बेरी निकाल लेती है और उन्हें खा लेती है, जिसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारी पावर आ जाती है और ऐसा करता हुआ इवान उसे देख लेता है। जिसके बाद बूढ़ी जादूगरनी और फिनिश उस दोनों रिंग को खींचते हैं, जिससे पानी में से एक बहुत बड़ी वेल निकलती है और हमें पता चलता है कि वो जहाँ पर खड़े थे वो कोई चट्टान नहीं थी, बल्कि वो उसी वेल मछली पर खड़े थे। फिर हम मछली को देखते हैं जो हवा में उड़ने लगती है और सभी लोग डेडलाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो बूढ़ी जादूगरनी की वो थैली चुरा लेता है जिसमें मैजिकल बेरीज होती हैं। अब ये अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग काफ़ी सफ़र तय कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक बर्फीले पहाड़ के पास आकर रुकते हैं, जहाँ वो मछली से उतरकर उस बर्फीले पहाड़ पर आते हैं और आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम इवान को देखते हैं जो कुछ बेरीज को खा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ बहुत बड़े पत्थर को उठाकर अपनी पावर को शो करता है ताकि वो सबको इम्प्रेस कर सके। वहीं पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो इवान से इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं पर इवान सबसे कहता है कि अब मैं काबिल हो गया हूँ और अब मैं राजा बन सकता हूँ। जिसके बाद ये अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद ये चलते हुए एक बोलने वाले पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पहाड़ सबको वार्निंग देता है और कहता है कि यहां से चले जाओ, क्योंकि यहां पर आने वाला आज तक यहां से ज़िंदा नहीं गया है, क्योंकि यहां पर जो भी आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। जब तक कोई भी मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं देगा वो अंदर नहीं जा सकता। और आज तक किसी ने भी मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया है। यहाँ पर इवान उसे अपनी बातों में उलझाकर उल्लू बना देता है और कहता है कि उसने उसके 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं। जिसके बाद वो बोलने वाला पहाड़ इवान को एक चमकने वाला पत्थर देता है और कहता है कि इसके आगे सिर्फ तुम जा सकते हो, क्योंकि सवालों के जवाब सिर्फ तुमने दिए हैं, जहाँ तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि इवान वो चमकने वाला पत्थर लेकर अंदर जाता है जहाँ अंधेरा होता है। तभी उसे वहाँ पर उसके फादर यानी कि राजा एलिया नजर आते हैं जो एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं। इवान उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर राजा एलिया उसे बताते हैं कि कैसे उनके जाने के बाद जादूगरनियों ने उसे मार दिया था और अब वो मर चुका है, इसलिए अब वो डेडलाइन में है। जिस पर इवान उसके पिता से कहता है कि मेरे पास चमकने वाला पत्थर है, मैं यहाँ से किसी भी मुर्दा इंसान को वापस से जिंदा इंसानों की दुनिया में ले जा सकता हूँ। जिस पर इवान के फादर उससे कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ जी ली है और अब तुम्हें काबिल बनना होगा, जिसके बाद तुम्हें हमारे देश को संभालना होगा। जिससे इवान का दिल भर आता है। जिसके बाद राजा एलिया उससे कहते हैं कि तुम कोटसे को यहाँ से ले जाओ,
ये तुम्हें जादूगर को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। असल में कोर्ट से उसी जादूगर का चेला है जिसने उस जादूगर को मारकर खुद अमर हो गया था और अब वो 5000 साल बाद अपनी गलती को सुधारना चाहता है और उस जादूगर को मारकर खुद को अमरता के श्राप से निकालना चाहता है। जिसके बाद इवान कोर्ट को लेकर बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने पिता के जाने के गम में काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ पर बेलिसा उसे संभाल रही होती है। वहीं पर बाकी सभी लोग कोर्ट को देखकर हैरान होते हैं। अब बूढ़ी जादूगरनी कोर्ट से उस जादूगर को मारने का तरीका पूछती है, लेकिन हजारों साल पुरानी बात होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आता, जिस वजह से बूढ़ी जादूगरनी उसके सर में बार बार मारती है, जिससे उसे कुछ कुछ याद आने लगता है और बताता है कि मैंने जिस पत्थर से उसे मारा था उसके टुकड़े करने होंगे जिससे वो जादूगर मर जाएगा, लेकिन वो पत्थर सिर्फ उसी जादुई तलवार से तोड़ा जा सकता है। जिस पर बेलिसा उसे बताती है कि वो तलवार तो इवान के पास है। ये सुनकर इवान परेशान होता है। ये सुनकर इवान सबसे कहता है कि उस तलवार की पावर कम हो चुकी है और अब उसने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने इस तलवार का बार बार इस्तेमाल करके पोर्टल बनाकर दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता बनाया था। इसी वजह से सभी लोग उससे नाराज होते हैं। इधर हम उन जादूगरनियों को देखते हैं जो सभी को ढूंढ रहे होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। क्या ये लोग उस जादूगर को मार पाएंगे और उस तलवार की पावर वापस आएंगी, देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।